क्या पढ़ने जा रहे हैं हम आज? बड़े भाई साहब, ठीक है। परिचय देख लेते हैं सबसे पहले। प्रेमचंद जी की कहानी है, तो प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया है यहाँ पर। इनका जो मूल नाम है वो है धनपत राय। प्रेमचंद इनका उपनाम है। लेखन में ऐसे बहुत सारे कवि लेखक होते हैं जो उपनाम से लेखान करते हैं, तो इनका असल में जो नाम रहा है वो है धनपत राय, ठीक है। 31 जुलाई 1880 बनारस के एक लम्ही नाम के गांव में इनका जन्म माना जाता है, और उर्दू में इन्हें नवाब राय और हिंदी में इन्हें प्रेमचंद कहा जाता है। इन्हें हिंदी का साहित्य सम्राट भी कहा जाता है, ठीक है। निजी व्यवहार, पत्राचार, ये सभी यानी कि पढ़ाई लिखाई, इनका सभी जो व्यवहार है ये धनपत राय नाम से ही हुआ है। तो उर्दू में इन्होंने पहला कहानी संग्रह प्रकाशित किया था जिसका नाम था, ये पकड़ बेटा, पहला कहानी संग्रह नाम था उसका सोज़े वतन। उसके बाद अंग्रेज सरकार ने वो जब्त कर लिया, क्योंकि अंग्रेज़ों के बारे में उसमें लिखावट थी, तो अंग्रेज सरकार ने उसे सोज़े वतन, इस कहानी संग्रह को जब्त कर लिया, अपने पास रख लिया। कहा जाता है कि आजीविका के लिए, आजीविका यानी अपना जीवन चलाने के लिए पैसा कमाई तो करनी पड़ेगी, और इस कमाई का जरिया उनका जो था वो था कि ये स्कूल मास्टरी करते थे, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी, ऐसी कई नौकरियां इन्होंने की। उसके अलावा उन्होंने हंस, माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। कुछ समय बम्बई में यानी आज के मुंबई फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन वह उन्हें रास नहीं आई। यद्यपि उनकी कई कृतियां जो है यादगार फिल्में बनी हुई है, इनकी कई कहानियों पर जो है फिल्म बन गई है। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही एक कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। उन्होंने हिंदी लेखन या हिंदी कथा लेखन कह लो परिपाटी पूरी तरह से बदल डाली। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दे दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिले। प्रताड़ना और लांछन का मतलब है उन्हें कभी एक अच्छा दर्जा दिया ही नहीं समाज ने, हमेशा निचले स्तर पर ही देखा गया है ना, हमेशा उन्हें धुतकारा गया है। ऐसे लोगों को उन्हें जो है जगह दी है, अपनी कहानियों में उजागर किया है उनकी बातों को। 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान यानी मृत्यु होना। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी वे सब मानस सरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है, 8 भाग है उसके मानसरोवर के, जिसमें सबसे उपन्यास जो महत्वपूर्ण उपन्यास उनके रहे वो है गोदान गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र, जो कि उनकी अपूर्ण कहानी है। आज के पाठ में क्या पढ़ने वाले देखो, आज के पाठ में हम पढ़ने वाले हैं कि 2 भाई होते हैं जिनको पढ़ने के लिए एक विद्यालय में जो जाते हैं, और उन्हें पढ़ने के लिए अलग से रखा गया है, जैसे हॉस्टल या बोर्डिंग में नहीं बच्चे रखे जाते वैसे। हर महीने उनके लिए कुछ एक रकम आती है जिससे वो अपना खर्चा चलाते हैं। 2 भाई है, 2 सगे भाई है, जिसमें एक पढ़ाई में तेज और एक पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर। लेकिन 2 भाइयों का जो व्यवहार, रहन सहन, विचार क्षमता और अपने दिन भर की दिनचर्या एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ठीक है। और इसी बात का वर्णन इस पाठ में कहा गया है। और क्या कहा है देखिए, कहते हैं कि अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है कि काश हम बड़े होते, बराबर है ना। जब भी ये बात आती ना कि कोई कहता है कि ये तुम छोटे हो, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, उसी समय उसे लगता है कि मुझे ये करना ही है, काश मैं बड़ा होता। अगर कहा जाए तुम रात को बाहर मत जाओ तो लगता है कि काश मैं बड़ा होता, मन मर्जी करता अभी चला जाता। दोस्तों के साथ घूमने मत जाओ, तुरंत मन में आता है मैं बड़ा होता तो चला जाता, है ना। ऐसा ही कुछ हाल इन बच्चों का है। तो जब भी ऐसा इन्हें कहा जाता है तो इनके मन में सबसे पहले सवाल आता है कि मैं बड़ा होता तो ना मुझे कोई रोकता, है ना, कोई रोक टोक नहीं होती, जहां मन चाह मर्जी जाते, इस तरह से। लेकिन यह बस एक क्या है, भुलावा।
लेखक कहते हैं कि ये बस क्या है, एक भुलावा है। इस भुलावे में न रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता है ना। हम बस सोचते हैं कि बड़े होने पर ये करने को मिलेगा, बड़े होने पर ऐसा करने मिलेगा, कोई रोक टोक नहीं, कोई बंधन नहीं, हर चीज की आज़ादी। लेकिन ऐसा होता है क्या? उल्टा हो जाता है इसके, है ना, कि बड़े होने पर हमें इन चीज़ों की आज़ादी तो नहीं मिलती, ऊपर से हम जो है कई चीज़ों में, बंधनों में अटक जाते हैं। जैसे कहा है, कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने आप को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। अब प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब है, जो है तो छोटे ही, उम्र के हिसाब से वो छोटे ही है, लेकिन अपने छोटे भाई के मुकाबले में वो बड़े हैं। आई बात समझ में? हाँ, तो इस तरह, लेकिन घर में उनसे छोटा और एक भाई है, जिसके कारण उम्र में केवल वो कुछ साल उनसे बड़े हैं, लेकिन कारण उनसे बड़ी बड़ी उपेक्षाएं की जाती है क्योंकि वो बड़े हैं। हालांकि वो उम्र में बड़े नहीं है, अपने छोटे भाई से बस बड़े हैं, लेकिन फिर भी बड़े होने के नाते उनसे उपेक्षा बढ़ गई। अब बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते हैं, है ना, कि वो रेगुलेट करे, मैं बड़ा हूँ, मेरी सुनो, ऐसा होता है। एंड देन कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल बन के रह जाए। मिसाल समझते, आइडल बनना है उन्हें अपने आप को लेकर, हाँ, कि जो भी करे तो छोटे भाई को उससे कुछ सीखने के लिए मिलना चाहिए। सो इस आदर्श स्थिति बनाकर रखना चाहते हैं, और इसी फेर में बड़े भाई साहब का एक बचपना तिरोहित हो जाता है। तो इसी को हमें पढ़ना है बड़े भाई साहब में। अब क्या होता है कि जो ये कहता है कि मेरे बड़े भाई साहब जो है ना, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े। कितने बड़े? 5 साल, ठीक है। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल के बड़े हैं, लेकिन वह केवल 3 दर्जे आगे है। बड़े तो वह 5 साल से, तो 5 क्लास आगे होने चाहिए ना, 5 क्लास आगे होने चाहिए, लेकिन वो कितने क्लास से आगे? सिर्फ 3 दर्जा, यानी कक्षा, दर्जा यानी कक्षा। तो में से 3 दर्जे आगे है, यानी 3 कक्षा से आगे है। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था। मान लो इसको अगर 5 साल में स्कूल में डाला है, तो बड़े भाई साहब को भी 5 साल में स्कूल में दाखिला किया गया था। कहते हैं जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। कोई भी तालीम यानी कोई भी चीज़ सीखनी हो तो वो सीखने में जल्दबाजी नहीं करते। कौन? बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब कोई भी चीज़ सीखने में जल्दबाजी नहीं करते, बल्कि कैसे सीखते हैं? बड़ी आराम से, सहूलियत से सीखते हैं। अब क्या होता है कि इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। कौन सा भवन? एजुकेशन की, पढ़ाई लिखाई का भवन, हाँ। और ये कहते हैं जिस पर मैं आलीशान महल बना सके। इतना मजबूत बनेंगे अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर, एक आलीशान मजबूत, यानी ना बेस, हम जिसे कहते हैं ना पढ़ाई लिखाई का बेस बनाना, वो ये चाहते। कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। तो ये पढ़ाई लिखाई में इतनी मजबूती डालना चाहते हैं। हम कैसे 1 साल का सिलेबस 1 साल में ही कवर करते ना, बड़े भाई साहब का वैसा नहीं है, वो 1 साल का सिलेबस 3 साल में कवर करते, ठीक है। बुनियाद पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बनेगा? तो वो कहता है कि बुनियाद पक्की होनी चाहिए पढ़ाई लिखाई की। या कोई मकान बनाने की बात नाही चल रही, पढ़ाई लिखाई की, है ना। ते म्हणतात की 1 वर्षात सिलेबस नाही संपवायचा, मग 3 वर्षात व्यवस्थित शिकायचा, म्हणजे बेस चांगला होतो, ठीक है। अब मैं छोटा था, 2 भाइयों की कहानी पढ़ रहे हम। जैसे बड़े भाई का वर्णन है, वैसे छोटे भाई के बारे में कहा है कि मैं तो छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे, ठीक है। दोनों में कितना अंतर है? 5 साल का। उम्र का कितना अंतर है? 5 साल का। और पढ़ाई लिखाई का दर्जे में 3 कक्षा का, है ना। पढ़ाई लिखाई का 3 कक्षा का अंतर है। कहते हैं कि उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था। तंबीह और निगरानी कि मुझ पर ध्यान रखे, जरूरत पड़ने पर डांट फटकार लगाए, है ना।
इन सारी चीज़ों के उन्हें पूर्ण अधिकार, जो बड़े होते हैं उनके पास होते ही अधिकार, चाहे अनचाहे वो आ ही जाते, कि उन्हें अपने छोटे भाई बहनों को हमेशा मार फटकार कर रखना होता है। आगे कहते हैं कि और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं, और मैं कब तक अच्छा हूं, जब तक मैं अपने भाई का कहना मानता हूं तब तक, है ना। और मेरी शालीनता, मेरी काइंडनेस, मेरा जो व्यवहार अच्छा कब तक रहेगा, अगर मैं उनकी बातों को मानता रहा तो। वो जो कहे कानून मानकर सह लेना है। उन्होंने कहा ये पढ़ो तो पढ़ो, उन्होंने कहा ये करना है अभी इसी समय तो करना है, ठीक है। इस प्रकार का व्यवहार रहा है। अब क्या होता है, वह स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील थे। अब हम सोच रहे होंगे कि एक कक्षा में 3-3 साल बैठने वाला व्यक्ति अध्ययनशील यानी पढ़ाकू किस्म का व्यक्ति, तो जो व्यक्ति हरदम पढ़ाई में लगा रहता है उसे अध्ययनशील। अब यहाँ बात क्या है कि ये पढ़ाई तो करते हैं लेकिन फिर भी इन्हें कोई सफलता हासिल नहीं होती जितनी की होनी चाहिए, बेचारे फेल हो जाते रहते हैं हर साल। हाँ, अब देखो ये कहते हैं कि हर दम, कैसे, हर दम वो किताब खोले बैठे रहते हैं। कौन? बड़े भाई साहब हर दम किताबें खोले बैठे रहते हैं। और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी पढ़ाई करने के बाद हम जब थक जाते हैं तो इतर काम करता है, जैसे कि खेल कूद, मनोरंजन के कई साधन, है ना, गप्पे लड़ाना, खेलना, ऐसे। लेकिन ये क्या करते हैं, अपने दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़िए, कुत्ते, बिल्लियों के तस्वीर बनाया करते थे। आई बात समझ में? हाँ, अपने दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे, चिड़िए, कुत्ते, है ना, बिल्ली, ऐसे चित्र बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य, क्या, एक नाम, कभी कभी एक नाम, एक शब्द या वाक्य कितने 10-20 बार लिख डालते थे। कौन? बड़े भाई साहब। फिर कभी एक शेर को बार बार, शेर शायरी होती है ना, कभी कभी अगर उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या थक गए पढ़ पढ़ कर, तो क्या करते थे, उस शेर को सुंदर अक्षरों में कई बार लिख देते थे। आई बात समझ में? यही इनका मनोरंजन था। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसका ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य, यानी कोई कोई शब्द रचना ऐसी बनाते थे कि उसमें से कोई अर्थ ही नहीं निकलता, ना वो किसी की समझ में आता है, फिर भी बना देते थे। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी। इबारत यानी कुछ लिखा हुआ था, कॉपी यानी बुक, नोटबुक जो होती है। अब एक बार क्या हुआ कि उन्होंने बड़े भाई साहब के नोटबुक पर कुछ लिखा हुआ देखा। क्या था देखिए, लिखा हुआ था स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ तो निकालूं। ये क्या है, अमीना, है ना, ये इसका कुछ तो अर्थ होगा, लेकिन क्या इसका कोई अर्थ निकला? लेकिन मैं असफल रहा, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं मिला और मैं चुपचाप बैठा रहा और उनसे पूछने का साहस भी ना हुआ। उस समय बड़े भाई साहब 9वीं जमात में थे। जमात यानी कक्षा, कितवीं में थे? 9वीं कक्षा में, यानी 9वीं जमात में पढ़ रहे थे। मैं 5वीं में था, मैं 5वीं में था, ठीक है। 6, 7, 8 और ये 9, मध्ये 3 वर्ष, 4थ्या वर्षात हा होता। हाँ, उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मैं 5वीं में, भाई 9वीं में, उनकी पढ़ाई लिखाई मेरे समझ के बाहर थी। वो क्या लिखते थे, उन्हें लगता था कोई पढ़ाई का ही कुछ होगा, छोटे भाई को नहीं पता ये क्या है। हाँ, अब छोटे मुंह बड़ी बात, अपने बलबूते के बाहर जो चीज़ होती है
उसे कहा जाता है ना। अब मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं लगता था, बिल्कुल मेरा मन नहीं करता था कि मैं पढ़ाई करूं। 1 घंटा भी अगर मैंने किताब खोलकर बैठना मेरे लिए पहाड़ के बराबर था, है ना। 1 घंटा पढ़ना भी पहाड़ के बराबर। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर, जैसे ही मौका मिलता, क्योंकि दोनों भाई कहाँ रहते हैं, हॉस्टल पर रहते। कहाँ रहते हैं, हॉस्टल पर रहते। अब जैसे भी मौका मिलता मैं क्या करता, हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता था और कभी कंकरिया उछालता। कंकरिया वो छोटे छोटे पत्थर होते ना, वो उछाल कर खेलना। कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता था और कभी का अगर कोई साथी मिल गया तो पूछो ही मत फिर। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदना, है ना, दीवार पर चढ़ना फिर वहाँ से कूदना, ये इसके खेल है। कभी फाटक पर सवार, गेट होते ना, वो गेट में लटकते हैं फिर वो आगे पीछे करता है, ऐसे सारे खेल खेलता रहता था। ऐसे आगे पीछे हुए मोटर कार का आनंद उठा रहा है। लेकिन कमरे में आते ही, ये सब कहाँ, बाहर, जब ग्राउंड पे है वहाँ कोई नहीं है ना, अकेला है ये छोटा भाई। लेकिन जैसे ही वो भाई कमरे में आया, कौन है, बड़े भाई साहब, है कि नहीं। कमरे में आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप। भाई साहब कैसे है, बड़े कठोर, छोटे भाई के लिए, है ना, बहुत ही सिंसियर काइंड ऑफ है। और उनका वह रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते थे। प्राण सूख जाना, बहुत ज्यादा डर जाना। हाँ, क्या बोल रहे थे आशीष, प्यास नहीं, प्राण सूख जाना, बहुत ज्यादा डर जाना, है ना। सांप को देखते ही मेरे प्राण सूख गए। तो क्या प्यास लग गई, नहीं, डर लगा ना। सांप को देखते ही प्राण सूख गए, यानी डर लगना, बहुत ज्यादा डर जाना, इसे कहते हैं प्राण सूखना। उनका पहला सवाल यह होता था, अब जैसे ही छोटा भाई कमरे में दाखिल हुआ, बड़े भाई का पहला सवाल, कहाँ थे, है ना, क्योंकि जिम्मेदारी है, हॉस्टल पे रहते हैं, माँ बाप तो है नहीं साथ में, तो बड़े भाई का तो फर्ज बनता है ना कि वो अपने छोटे भाई का ध्यान रखे। मुरली ने बोला इसने हम आगे, तो पहला सवाल ये था कि कहाँ थे। हमेशा यही सवाल, कहीं भी जाओ तो पहले पूछते थे कहाँ थे, फिर हमेशा यही सवाल और इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था। और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। मौन होना, चुप, कोई उत्तर ही नहीं है। क्या बताते, कंकरिया उछाल रहा था, गेट पे लटक रहा था, क्या उत्तर क्या देता। इससे अच्छा तो मौन, कुछ बोलना ही नहीं है ना। अब न जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों ना निकलती, बोलने की हिम्मत थी, बोल ही नहीं पाते थे। ये बोलता, कभी इसने बोला जरा बाहर खेल रहा था, कभी बोला। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, हाँ मैंने गुनाह किया है। ये कह रहा है मैं खेलने गया था, मुझसे गलती हो गई। और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे, थोड़ा प्यार, थोड़ा डांटना, है ना। वो मेरा इसी से जो है मुझे घर में लिया जाता था, पहले डांटते फटकारते। अब आगे क्या कहते हैं देखो, कहते हैं इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे। अब छोटे भाई का पढ़ने का तरीका जो होगा सो होगा। तो बड़े भाई ने वो देखते हुए कहा, अरे इस तरह अंग्रेजी पढ़ रहा है, अगर ऐसा पढ़ता रहा तो पढ़ता ही रह जाएगा और एक हर्फ भी ना आएगा। हर्फ का मतलब एक अक्षर, है ना, एक सिंगल लेटर, एक वर्ड भी ना पढ़ पाएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। कौन कह रहा है ये बात, बड़े भाई साहब कहते हैं अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी मजाक का खेल की बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और क्या कहा है, कहते हैं नहीं ऐरा गहरा नत्तू खैरा। कैसे, ऐरा गहरा नत्तू खैरा, सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं।
यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है अंग्रेजी सीखना। वो कह रहा है कि अंग्रेजी इतनी आसान नहीं है भाषा सीखना, रात दिन उसके लिए आंखें पहले तो फोड़नी पड़ती है, बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके अंग्रेजी पल्ले पड़ेगी। और फिर कहते हैं कि और खून भी जलाना पड़ता है अलग से। खून जलाना भी एक मुहावरा है, खून जलाना, मेहनत करना, आंखें फोड़ना भी मेहनत करना ही होता है। तब कहीं यह विद्या आती है। विद्या कौन सी है? अंग्रेजी की विद्या, है ना। और आती क्या है? हाँ कहने को भर आती है। आती मतलब हम क्या फॉरेनर्स की तरह अंग्रेजी नहीं सीख जाते। उनका कहने का मतलब है कि हाँ थोड़ी बहुत हमें आ जाती है। अब और कहते कि और मैं तो कहता हूं तुम कितने घोंगा हो। घोंगा जिसका पढ़ाई में दिमाग नहीं चलता ना, घोंगा हो। मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। कैसे पढ़ाती तुम? कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल पढ़ाई में कैसे हो? घोंगा हो। पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं दिख रहा। ये कौन कह रहा है? बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई से कह रहे मुझे लग रहा है तेरा पढ़ाई में मन नहीं है, मुझे ही देख ले मैं कितना पढ़ता हूँ, उससे तो देख तुझे कितना पढ़ना होगा, और तू जब बड़ी कक्षाओं में जाएगा कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे देख मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, है ना। और इतनी करने के बाद भी सफलता मिल रही है तो सोच फिर। कह रहे मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तो तुम अपनी आंखों से देखते ही हो ना। फिर अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है भाई, मेरी तो मेहनत है, अब तुम्हें नहीं दिख रही तो तुम्हारी आंखों का कसूर है, हमारी कोई गलती नहीं है। हाँ मैं तो मेहनत कर रहा हूं, लेकिन अगर तुम्हें नहीं दिख रही है तो तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। और कहते हैं इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने हुए जाते देखा है? देखा कभी मुझे मेले में जाते हुए, तमाशे देखने जाते हुए, गुब्बारे खेलते हुए, बैट बॉल खेलते हुए, कभी ग्राउंड पे उछलते हुए? मेहनत करता हूं मैं, और तुझे अगर मेहनत नहीं दिख रही है तो ये तेरी आंखों का कसूर है। ऐसा ये सब बड़े भाई किसे कह रहा है? अपने छोटे भाई से कह रहा है। फिर आगे कहते हैं मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते रहते हैं, मैं पास भी नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूं। कैसे? हमेशा पढ़ता रहता हूं। उस पर भी क्या कहते देखो, ये जरूरी है। क्या कहा उन्होंने? हमेशा पढ़ता रहता हूं। उस पर भी एक एक दर्जे में, यानी एक एक कक्षा में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। देखो कितने पढ़ाकू है, समझ गए ना। और फिर भी एक एक कक्षा में 2-2 3-3 साल निकालने पड़ रहे हैं, तो सोचो तुम तो इतनी आवारागर्दी करते हो, तुम्हारा क्या होगा? ये बड़े भाई साहब के सामने सवाल है। अब और कहते हैं फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? हाँ, तुमने कैसे मान लिया कि तुम खेल कूद के पास हो जाओगे? मैं दिन रात किताबें पढ़ रहा हूं, मैं पास नहीं हो रहा, और तुमने ये कैसे मान लिया कि तुम खेल कूद के पास हो जाओगे? अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है। क्या कह रहे? अगर तुम्हें इसी तरह पूरा अपना टाइम बर्बाद करना है, साल बर्बाद करना है, तो ठीक है चले जाओ, मेरा खर्चा मत बढ़ाओ, घर वालों का खर्चा मत बढ़ाओ, है ना। तो बेहतर है घर चले जाओ। कौन कह रहा है? बड़े भाई साहब। घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते रहते हो? दादाजी जो पैसे भेजते हैं, पिताजी, घर वाले, उनके पढ़ाई के पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? जब तुम्हें पढ़ना ही नहीं है ना, आवारागर्दी करनी है, खेल कूद करना है, तो तुम ऐसे करो, तुम घर चले जाओ, हॉस्टल में मत रहो। ये कौन कह रहा है? ये सारी चीजें बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई से कह रहे हैं।
अब ये कब, जब वो खेल के आया ना, खेल के आने के बाद जैसे ही एंट्री करी घर में तो ये पूरा भाषण उसे सुना दिया। ठीक है, ये वो ऐसा वैसा सब सुना दिया। अब यह लताड़ सुनकर, लताड़ यानी सारी ये चीजें सुन ली ना अभी, यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लग, रोना आ गया बच्चे को। अब वो कितवीं में, 5वीं कक्षा में तो पढ़ता है वो बच्चा, हाँ, वो रोने लगा। इन सारी बातों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, हाँ, भाषण उपदेश देने में बड़े निपुण। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे और हिम्मत भी टूट जाती थी अलग से। इसी तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैंने अपने में न पाता। और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। चला ही जाता हूं घर, पढ़ाई तो मुझसे हो नहीं रही है ना, घर ही चला जाता हूं। ये भी सवाल आ जाता था मन में। फिर एक होता है ना माइंडसेट, कई तरह की चीजें आज चलती रहती दिमाग में। ये एक दिमाग में ये आ रहा है कि घर चला जाता हूँ, फिर दूसरे पल नहीं मेहनत करूंगा, ऐसे जो हुआ सो हुआ, अब से मेहनत करूंगा, ये वाली बात है। अब वो आगे कहता है, जो काम मेरे बूते के बाहर है, बूते है ना बलबूते है ना, कैपेसिटी, उससे हाथ डालकर क्या अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था। कोई मुझे मूर्ख कहे मुझे मंजूर है, चलेगा। लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। बड़ी भाई साहब की जैसे मेहनत मैं कर सकता हूँ, आंखें फोड़ सकता हूँ, उनकी जितनी पढ़ाई होगी मुझसे चक्कर आ जाएंगे। लोग मुझे मूर्ख कह ले, मुझे चलेगा। छोटा भाई क्या कहता है, इसके बदले तो तुम मुझे मूर्ख कह लो, पागल कह लो, अनपढ़ कह लो, गवार कह लो, मैं सह लूँगा, लेकिन इतनी मेहनत मुझसे नहीं होगी। और फिर वो कहते हैं, लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद, थोड़ा टाइम बीत गया ना अभी, निराशा के सारे बादल छटने लगे। अब फिर एक बार पॉजिटिवनेस आ गई, नहीं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, मैं भी पढ़ूंगा, मेहनत करूँगा मैं, है ना। और सोचते सोचते कहते हैं, निराशा के बादल फट जाते हैं। मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगा कर पढ़ूंगा, नहीं ऐसे कैसे, मैं भी पढ़ूंगा, मन लगा कर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना लिया, फटाफट क्या कहता, एक टाइम टेबल। तुरंत मोटिवेशन लेक्चर सुनने के बाद हम कैसे एक टाइम टेबल बनाते हैं, 2 दिन चलाते फिर खत्म। वैसे इसने भी क्या किया, सही बात है कि नहीं। तो इसने भी एक टाइम टेबल बना लिया, चढ़ा फटाफट एक टाइम टेबल बना लिया, बोला कि नहीं आज से यही फॉलो करना है, ऐसे ही पढ़ाई करनी है। और फिर एक टाइम टेबल बना डाला, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती थी। टाइम टेबल में ऐसा नहीं लिखा था जैसे प्ले टाइम, है ना, ऐसा नहीं था। उधर खेल कूद की कोई जगह नहीं थी, पूरा टाइम पढ़ना। प्रातः काल, अब टाइम टेबल कैसा बना है देखो, कह रहे हैं कि सुबह 6 बजे उठना, प्रातः काल 6 बजे उठ जाना है, फिर मुंह हाथ धोकर नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना है। 6 से 8 तक अंग्रेजी पढ़नी है, ठीक है। 8 से 9 तक हिसाब यानी गणित वणित जो भी है। फिर 9 से 9:30 इतिहास पढ़ना है। उसके बाद भोजन करना है, फिर स्कूल जाना है। फिर 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा आराम करना है। फिर 4 से 5 तक भूगोल पढ़ना है। फिर 5 से 6 तक ग्रामर पढ़ना है, इंग्लिश का ग्रामर। और फिर आधा घंटा हॉस्टल के सामने ऐसे टहल लूँगा ज़रा बस, ठीक है। फिर 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशंस वो पढ़ना है। फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद यानी ट्रांसलेशंस जो होते हैं वो पढ़ना है। फिर 9 से 10 तक हिंदी पढ़ना है। फिर 10 से 11 तक जो भी अलग अलग विषय है ये वो करना है। और फिर आराम, विश्राम। ये है टाइम टेबल। अब ये कितना चलेगा, 2 दिन।
बहुत मुश्किल से मुश्किल 2 दिन। फिर कौन टाइम टेबल, कौन टाइम टेबल, हम नहीं जानते किसी टाइम टेबल को, है ना। तो ये कहते हैं कि टाइम टेबल बना लेना अलग बात है ना, लेकिन उस पर अमल करना यानी फॉलो करना ये दूसरी बात है। तो पहले उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। अवहेलना, उसे तो हमने कोई इज्जत ही नहीं देते हम। कौन टाइम टेबल, है ना। हाँ, टाइम टेबल हूँ टाइम टेबल, ऐसे करके उसे लताड़ देते हैं। अब क्या याद आने लगा, मैदान की वहाँ सुखद हरियाली जो बुला रही है, खेलने को आ जाओ, खेलने को आ जाओ। ऐसे हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद, सब याद आ रहा है ना। कितना मनोरंजक है ये सब। कबड्डी के वहाँ दाव घात, वॉलीबॉल की वहाँ तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच के ले जा रही थी, और मैं सब कुछ जैसे भूला जा रहा था। यह जानलेवा टाइम टेबल, कैसा है टाइम टेबल, ऐसा वैसा नहीं है, जानलेवा, है ना। छोटे भाई के मुकाबले टाइम टेबल जानलेवा है। कह रहा है ये जानलेवा टाइम टेबल। अब वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद नहीं रहती थी, और भाई साहब की नसीहत और नसीहत का अवसर मिल जाता, फिर एक बार भाई साहब को बोलने का मौका मिल ही जाता था। मैं उनके साए से भी भागता था, साए से भी भागता, साया समझते हो ना, परछाई। उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता था। कमरे में इस तरह दबे पाव आता कि खबर तक ना हो कि मैं आ गया हूं। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण मानो निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी टंगी रहती थी। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में बंधा रहता है ना, इसी तरह मैं फटकार और गुड़कियां खाकर भी, सबसे मजेदार बात तो ये है, अब है क्या हुआ, सालाना इम्तिहान हो गए, फाइनल एग्जाम्स हो गए और रिजल्ट आ गया। मैं पास हो गया, और सिर्फ पास ही नहीं, मैं दर्जे में प्रथम भी आ गया। यानी मैं मेरी कक्षा में छोटा भाई, हाँ, छोटा भाई कक्षा में फर्स्ट आया है, पास हो गया है, और मेरे और उनके बीच बड़े भाई साहब फेल हो गए। अब मेरे और उनके बीच केवल 2 वर्ष का फासला रह गया, यानी 2 दर्जे का अंतर है ना। मेरे और उनके बीच अब केवल 2 साल का अंतर रह गया। क्या हुआ, बड़े भाई साहब इस वर्ष फेल हो गए, छोटे भाई साहब का पहला नंबर आ गया, पास हो गए। अब मन में तो बहुत सारी चीजें आई, अब बता दिया ना करके, जी में आया भाई साहब आड़े हाथों लू। आड़े हाथ लेना, बताना क्यों, आप कैसा कर दिया होगा, पुढे लक्ष द्या। क्या मन में आया, मन में क्या आता है, भाई साहब को आड़े हाथों लू और पूछूं, देखो क्या पूछना है, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ चली गई, मुझे देखिए। कौन कह रहा है ये सब, छोटा भाई कह रहा मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और में अव्वल भी आ गया, है ना। साल भर मैंने खेला कूदा और कक्षा में फर्स्ट, और आप आंख फोड़ते रह गए और फेल। लेकिन वह इतने पहले से ही दुखी थे, कैसे थे, पहले से ही, बैठो, वह पहले से ही इतने दुखी थे और उदास भी। कह रहे कि वो पहले से ही कैसे है, बहुत ज्यादा दुखी है, वो फेल हो गए ना। अब फेल होकर कौन ही खुश होगा, तो बड़ा दुखी है, और से जैसे जले पर नमक छिड़कने वाला काम वो नहीं करना चाहते। इसलिए वो कहते हैं
लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। अब मुझे उन पर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा। अब वो पहले जैसा डांट सकते हैं? नहीं। पहले जैसा रौब जमा सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो फेल हो चुके हैं ना। अब वो क्या कहेंगे? इसका पहला नंबर आ गया, क्या कहेंगे? अब छोटे भाई अपने आप को कैसा महसूस कर रहा है? बिल्कुल आजाद। कैसा महसूस कर रहा है? बिल्कुल आजाद महसूस कर रहा है। और फिर ये कहता है आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। शरीक होना, शामिल होना, शरीक होना, शामिल होना। अब मैं आजादी से खेल कूद में चला जाता हूँ, क्योंकि बड़े भाई साहब अब रोकते टोकते नहीं है और दिल मजबूत था। अगर कहते हैं कि अगर उन्होंने मेरी फजीहत की, अगर उन्होंने मेरी फजीहत करना, भली खरी खोटी सुनाना, है ना, अगर उन्होंने मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा। क्या कहना है? देखो, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? आप हुए पास? आपने क्या किया फिर? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। कैसे? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस नहीं हुआ कभी। ये बस मन ही मन में चलता था, कह दूंगा कभी। लेकिन क्या कभी मुंह से निकली ये बात? नहीं निकली, कभी नहीं निकली। भाई साहब का वह आतंक अब मुझ पर न रहा जो पहले हुआ करता था। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडा की भेंट करके ठीक सुबह, पूरी सुबह मैं क्या कर रहा था? गुल्ली डंडा खेल रहा था पूरी सुबह। कुछ पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और सीधा मैं कब लौटा हूं? भोजन के समय पे लौटा हूं। और जब मैं आया तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। अब भाई साहब ने भी देखा देखा देखा, कुछ दिन इसका चल रहा है खेल कूद, ये वो, ये किसी की बातें नहीं सुन रहा है। फिर एक दिन इन्होंने देखा, पूरे दिन खेल के जब ये खाने के समय लौटा, अपनी तलवार खींच ली। तलवार यानी सच में तलवार लेके मार नहीं रहे, अपनी जबानी काफी है। अब कह रहे हैं, क्या कहते हैं? कहते देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। अच्छा, तो तुम इस साल पास क्या हो गए तो तुम बड़ा दिमाग लगाने लग गए, अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझने लग गए। और कह रहे हैं मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है ना? बड़े बड़े का घमंड नहीं रहा तो तुम्हारी क्या रहे? फिर आगे कहते हैं इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। रावण की क्या हाल हुए थे सबको मालूम। उसके चरित्र से तुमसे कौन सा किया? या यो ही पड़ गए? महज इम्तिहान पास लेना कोई चीज नहीं। सिर्फ इम्तिहान पास कर लिया तो सब हासिल हो गया क्या? नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। क्या कह रहा है? असल चीज है बुद्धि का विकास करना। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, मतलब समझ कर पढ़ो। रट्टा मार कर तुमने पहला नंबर ले भी लिया होगा, लेकिन बुद्धि का विकास करो सबसे पहले। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं जो तीनों लोकों के राजा हुआ करते थे। आजकल अंग्रेजी के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। महीप यानी राजा, कर यानी टैक्स। सभी राजा उसको टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, है ना? इंद्र, मेघ, सब लोग उसके यहाँ काम करते थे। मालूम, कोई पानी भरता था, कोई क्या करता था। देव देवता उसके यहाँ काम करते थे, सभी उसके दास थे। मगर अंत क्या हुआ? अंत क्या हुआ सबको पता है।
घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। दिया ना, मिटा दिया। सही बात है ना ये तो। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे कर, पर अभिमान नहीं करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई से कह रहे आदमी जो करे सो करे, लेकिन कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। आगे और क्या कह रहे? कह रहे कि अभिमान किया तो दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पढ़ाई, शैतान का हाल कहा है? उसे यह अभिमान हुआ कि ईश्वर उससे बढ़कर सच्चा भक्त और कोई नहीं है। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहरुम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है। देखो कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल दे दिए। रावण नहीं टिका, शाहरुम नहीं टिका, तूने तो सिर्फ एक दर्जा 5वीं कक्षा पास की, उस पे तो इतना घमंड कर रहा है। ये कौन कह रहा है? बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई से कहते कि तुम समझ लो, तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई है। जैसे अंधे को कोई खजाना मिल जाना है ना, तो तुम्हारी कोई मेहनत नहीं है, कोइंसिडेंस था कि तुम्हें मिल गए, पास हो गए, अच्छे मार्क्स आ गए। लेकिन बटेर केवल एक ही बार हाथ लगती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। दांतों पसीना आना, दांतों पसीना आना, मुश्किल चीज समझ में आना। दांतों पसीना आना मुश्किल है ना। कोई भी चीज की जब मुश्किल कितनी है वो समझ में आती ना, अरे ये तो बहुत टफ है, ये जब समझ में आता है तो दांतों पसीना आ जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं दांतों पसीना आना। आगे क्या कहा देखिए, जब अलजेब्रा ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। किस चीज के? अलजेब्रा और ज्योमेट्री के, है ना। कहते हैं कि जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, हाँ, जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो चुके हैं। इतिहास पढ़ने लगेंगे तब समझ में आएगा कितने हेनरी हो गए। 8 तो हेनरी हो चुके हैं, है ना। अब कौन सा कांड किस हेनरी ने किया, किस समय में किया, यह याद कर लेना इतना आसान नहीं है। और कहते हैं हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा तो सब नंबर गायब, है ना। साथ ही साथ 8 सफाचट, सीफर भी ना मिलेगा, सीफर भी हो किस ख्याल में। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों कौन हुए हैं? जेम्स। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स, कौड़ियों चार्ल्स नाम के कौड़ी भर आदमी, दर्जन भर आदमी जेम्स विलियम्स नाम के। हाँ, दिमाग चक्कर खाने लगता है। बड़े भाई कह रहे हैं कि दिमाग चक्कर खाने लगता है इतनी पढ़ाई देख देख कर। आंधी रोग हो जाता है, मानो जैसे आंख आंधी हो जाने को हो। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे क्या? इन अभागों को नाम नहीं मिलते थे? एक ही नाम को फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख देते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चारुम पंचुम, यानी 1 2 3 4 5, है ना। यानी चार्ल्स 1, चार्ल्स 2, चार्ल्स 3, चार्ल्स 4, ऐसे क्या नाम रख देते थे। मुझसे पूछते मैं 10 लाख नाम बता देता। ये सब कौन कह रहा है? बड़े भाई साहब कह रहा है मुझसे पूछ लेते, मैं अलग अलग तरीके के नाम दे देता। और कह रहे कि ज्योमेट्री तो बस पूछो ही मत, खुदा ही पना करे उस ज्योमेट्री से। खुदा पना करे यानी भगवान ही बचाए, है ना। खुदा ही पना करे। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया, यानी A B C की जगह A C B लिख दिया, तो जैसे
गड़बड़ हो सकती है। तो सारे नंबर कट गए। कोई निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अबज और अजब में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, एक ही बात है ना, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। वो चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले, और इसी रंटत का नाम उन्होंने शिक्षा रख के छोड़ा है। और आखिर इन सब बेसिर पैर के बातों को पढ़ने से क्या फायदा। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो, है ना, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, उस आधार से लंब दुगना होगा, है ना, तो वो उससे डबल हो जाएगा। ज्योमेट्री की बात है। पूछिए इससे प्रयोजन। हाँ, दुगना नहीं चौगुना हो जाए, आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना, ये सब तो खुराफात याद करनी पड़ेगी, ये सब तो चलता ही रहेगा। लेकिन अगर मुझे परीक्षा में पास होना रहेगा तो मुझे ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी ही पड़ेगी।